हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ावियर ने एंशिएंट बुद्धि ट्री को अलविदा कह दिया था, जिसके बाद वो जमीन में जाते हुए पूरी तरीके से गायब हो गई। ये देखकर हुनी और फेंगजियो को तो काफी जरा गुस्सा रहा था, क्योंकि ज़ावियर को इतना सब कुछ मिल चुका है और उन्हें इस जर्नी से कुछ भी नहीं मिला। इसे गुस्से में आकर वो फरसी और स्पेस को सील करते हुए यहाँ पर अपने एल्डर गुयू को भी बुलवा लेते हैं, ताकि वो लोग हमला करके ज़ावियर और उसके दोस्तों को जान से मारकर वो सारे के सारे ट्रेजर्स अपने लिए हासिल कर ले। जहाँ गुयू तो एक बांशिंग लेवल का वॉरियर था, ज़ावियर अपनी पूरी कोशिश करते हुए अपने डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस से गुयू को बेशक घायल तो कर देता है, मगर फिर भी इससे पहले कि गुयू यहाँ ज़ावियर को जान से मार पाता, तभी अचानक ज़ावियर को बचाने के लिए उसके मास्टर डियाब्लो यहाँ पर पहुंच चुके थे। जबकि जुनी ने भी अपने क्लैन एल्डर को बुलवा लिया था, इसलिए तो गुयू अपने साथियों के साथ हार मानकर वहां से भाग गया। इसी तरह से ज़ावियर और उसके दोस्तों की जान बच जाती है, जहाँ आखिर में हम देखते हैं कि मिस जुनीर भी ज़ावियर और उसके साथियों को अलविदा करते हुए वापस से अपनी गू क्लैन चली गई। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ स्टार फॉलिंग पवेलियन से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ावियर से मिलने के लिए मास्टर डियाब्लो तो आया हुआ था, लेकिन वहाँ का सर्वेंट यहाँ पर मास्टर डियाब्लो को बताता है कि यंग मास्टर ज़ावियर तो पिछले 3 दिन से लगातार सो रहे हैं। इस पर मास्टर डियाब्लो अपने साथियों से कहते हैं कि एंशिएंट विल्डरनेस डोमेन की इस जर्नी में लगता है कि ज़ावियर की कुछ ज्यादा ही एनर्जी ड्रेन हो गई, चलो उसे आराम करने दो, हम उससे बाद में मिलेंगे। ये कहते हुए अभी वो लोग यहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी अचानक ज़ावियर दरवाजा ओपन करते हुए कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब अंदर आ जाए। जो सुनकर मास्टर डियाब्लो और उसके दोस्त भी चाय पीने के लिए अंदर की तरफ चले गए थे। यहाँ पर अंदर की तरफ बैठते हुए अचानक से हम देखते हैं कि मास्टर टियानहाउ ज़ावियर से कहता है कि ज़ावियर तुम तो कमाल के हो, जब तुम यहाँ से जा रहे थे तब तुम सिर्फ 8 स्टार डोजन लेवल पर थे, और अब जब तुम इस जर्नी से वापस आए तो तुम 9 स्टार की पीक पर पहुंच चुके हो, तुम्हारी कल्टिवेशन तो काफी जरा फास्ट है। ये सुनकर ज़ावियर मुस्कुराते हुए उस जर्नी से हासिल किए हुए सारे के सारे एंशिएंट बुद्धि सीड्स भी बाहर की तरफ समन कर चुका, जहाँ पर एक साथ 11 एंशिएंट बुद्धि सीड्स को देखकर तो मास्टर टियानहाउ सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि ये तो एंशिएंट बुद्धि सीड्स है, इस वजह से सिर्फ एक एंशिएंट बुद्धि सीड्स के लिए भी कई सारे डोजन्स मरने तक के लिए तैयार हो जाएंगे, और तुम्हारे पास तो ऐसे 11 है, तुम सोच भी नहीं सकते कि ये कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर ज़ावियर अपने मास्टर डियाब्लो की तरफ देखते हुए कहता है कि मास्टर डियाब्लो, अगर आपको इनमें से कुछ एंशिएंट बुद्धि सीड्स चाहिए तो रख लीजिए। ये सुनकर मास्टर डियाब्लो तो खामोश बैठे थे, लेकिन मास्टर फेंगस की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मास्टर डियाब्लो ले लीजिए, वैसे भी आपको कुछ दिनों पहले एंशिएंट बुद्धि सीड चाहिए थे कुछ मेडिकल पिल्स रिफाइन करने के लिए। जो सुनकर मास्टर डियाब्लो भी बिल्कुल ऐसे ही करते हुए यहाँ पर उनमें से 5 एंशिएंट बुद्धि सीड्स अपने लिए रख लेता है, और बाकी के 6 वो ज़ावियर को वापस करते हुए कहता है कि नहीं, तुम अपने पास रखो। जबकि साथ ही साथ मास्टर डियाब्लो ज़ावियर से कह रहे थे कि मुझे खुशी है कि तुम्हें 11 एंशिएंट बुद्धि सीड्स मिले, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि इस बार एंशिएंट बुद्धि हर्ट समन नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, तुम सब लोग जिंदा सलामत वापस लौट आए, ये भी बहुत बड़ी बात है। ज़ावियर को तो एंशिएंट बुद्धि हर्ट के बारे में भी मालूम था, लेकिन वो फिलहाल इसके बारे में कुछ नहीं बोलता, बल्कि वो उल्टा कहता है कि मैं हुन क्लैन को लेकर परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि हुन क्लैन को इस जर्नी से कुछ भी हासिल नहीं हुआ, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी के साथ शांति से बैठेंगे। जिस पर मास्टर फेंग जवाब देते हुए कहता है कि उनकी फिक्र मत करो, वैसे भी हुन क्लैन को संभालने के लिए गू क्लैन मौजूद है ना, और जहाँ तक हाल ऑफ सोल की बात है तो वो हमारे स्टार फॉलिंग पवेलियन का इतना भी आसानी के साथ कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शायद तुम भूल चुके हो कि स्टार फॉलिंग पवेलियन के साथ मास्टर डियाब्लो मौजूद है। इवन कि मास्टर टियानहाउ भी ज़ावियर से कहता है कि तुम क्लोज डोर कल्टीवेशन के लिए जा सकते हो, और स्टार फॉलिंग पवेलियन की तो बिल्कुल भी फिक्र मत करना, इसे संभालने के लिए हम यहाँ पर मौजूद है। जो सुनकर तो ज़ावियर मुस्कुराते हुए हमें जवाब देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ ज़ावियर मास्टर डियाब्लो के साथ अकेले बैठा हुआ था, और वो मास्टर डियाब्लो से कहता है कि टीचर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये कहते ही ज़ावियर फौरन से अपना बुद्धि हार्ट बाहर की तरफ निकाल लेता है, जिसे देखकर तो मास्टर डियाब्लो पूरी तरीके से शॉक हो गए थे, और वो हैरान होते हुए कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि इस बार एंशिएंट बुद्धि हार्ट अपीयर ही नहीं हुआ, लेकिन मैं गलत था, वो अपीयर हुआ और तुमने तो उसे टीम भी कर लिया है। जो सुनकर ज़ावियर मुस्कुराते हुए जवाब देकर कहता है कि असल में मैंने एंशिएंट बुद्धि ट्री की मदद की थी उसके इंटरनल पोल्यूशन को रिमूव करने में, जिसके बदले में एंशिएंट बुद्धि ट्री ने तोहफे के तौर पर मुझे ये एंशिएंट बुद्धि हार्ट दे दिया। इस खुशखबरी के बारे में जानकर तो मास्टर डियाब्लो को काफी जरा अच्छा फील हो रहा था। वो खुश होते हुए खड़े होकर ज़ावियर से कहते हैं कि तुम जानते हो ना कि इस एंशिएंट बुद्धि हार्ट को रिफाइन करने का मतलब क्या है, इसे रिफाइन करते ही तुम एक सेंट बन जाओगे। ज़ावियर तुम वाकई में
हर बार ही मुझे सरप्राइज कर देते हो। ये कहते हुए मास्टर डियाब्लो ज़ावियन को शाबाशी दे रहे थे। दूसरी तरफ ज़ावियन को भी काफी अच्छा फील हो रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हॉल ऑफ सोल में आ जाता है, जहाँ पर हॉल ऑफ सोल का लीडर गुस्सा होते हुए कह रहा था कि तुम लोगों ने बुद्धि हार्ट को नहीं देखा, इसके अलावा एंशिएंट बुद्धि सीड्स को भी हासिल करने में तुम लोग कामयाब नहीं हो पाए, फिर आखिर तुम लोग किस मुंह के साथ वापस लौट आए हो? क्या तुम दोनों को शर्म नहीं आई यहाँ पर वापस आते हुए? ये सुनकर हुनियो तो यहाँ पर लीडर को समझाते हुए कह रहा था कि प्लीज लीडर हमें माफ कर दीजिए, बस हमें सिर्फ एक और मौका चाहिए। मगर हॉल ऑफ सोल के लीडर तो गुस्सा होते हुए कहते हैं कि हुनियो तुम हमारे हुन क्लैन की यंग मास्टर हो, तुम जैसे यंग टैलेंट पर हम सब लोगों की नजरें थी, लेकिन तुमने आज के दिन हम सबको निराश कर दिया। ये कहते हुए क्लैन लीडर ने गुस्से में आकर हवा में एक टेक्निक क्रिएट कर दी थी, जिसमें वो हुनियो को पकड़ते उसकी सोल को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ हॉल ऑफ सोल का लीडर कह रहा था कि मैं कभी भी हुन क्लैन की यंग क्लैन की लीडर की पोजीशन तुम जैसे कचरे के हाथों में नहीं दे सकता। यहाँ पर इससे पहले कि हुनियो जान से मारा जाता, तभी अचानक गोयू यहाँ पर क्लैन लीडर को समझाते हुए कहता है कि प्लीज शांत हो जाइए, मुझे बस सिर्फ एक मौका चाहिए, हमें माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि हम लोग नाकाम होकर आए हैं, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है सब कुछ ठीक करने का। उस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए हम हमेशा हमेशा के लिए स्टार फॉलिंग पवेलियन को खत्म कर देंगे। जो सुनकर तो क्लैन लीडर ने यहाँ पर हुनियो को छोड़ दिया था। साथ ही साथ वो गोयू से कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो जाओ और अपनी गलतियों को ठीक करो, जिस पर गोयू हमें जवाब देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर क्लैन लीडर कह रहा था कि वैसे भी आर्ट एंशिएंट क्लैन में जल्दी एक बहुत बड़ा बुकाल आने वाला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ ज़ावियन पर आ गया, जो कि अपने रूम में बैठकर कल्टिवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन यहाँ पर कल्टिवेशन प्रैक्टिस के दौरान वो महसूस करता है कि उसके सोल्सी के अंदर एक बैरियर मौजूद है, जिस बैरियर को ज़ावियन ने चाहे जितनी मर्जी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इसे तोड़ ही नहीं पा रहा था। और जब तक ज़ावियन इस बैरियर को नहीं तोड़ सकता, वो बानशिंग लेवल में कैसे प्रमोट होगा? ज़ावियन तो ये सब देखकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा था कि आखिर क्या कमी रह रही होगी। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ मास्टर डियाब्लो पर भी आ जाता है, जो कि पहाड़ों की चोटियों पर अकेले बैठकर यहाँ पर एक पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे। और काफी देर तक जी तोड़ कोशिशें करने के बाद अचानक वो पिल कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि आसमान में वहां पर 8 कलर पिल थंडर आ चुके थे, जिन्हें देखकर तो मास्टर डियाब्लो भी खुश हो गए कि चलो अच्छा हुआ कि मेरी डो की एनर्जी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट होने से पहले ही 8 कलर पिल थंडर आ गया। यहाँ पीछे ज़ावियन जो कि अपने रूम में बैठकर कल्टिवेशन प्रैक्टिस कर रहा था, उससे भी महसूस हो जाता है कि बाहर की तरफ मास्टर डियाब्लो मौजूद है, जो कि काफी ज्यादा कमजोरी की हालत में थे। इसलिए ज़ावियन फोन से जाते हुए यहाँ पर मास्टर डियाब्लो को लेकर अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ पर वो उन्हें अपने पास बैठाते हुए कहता है कि मास्टर डियाब्लो आप ठीक तो है ना? इस पर मास्टर डियाब्लो हमें जवाब देता है। साथ ही साथ मास्टर डियाब्लो के पास एक बॉक्स था, जो कि वो ज़ावियन को देते हुए कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। जो सुनकर जब ज़ावियन ने वो बॉक्स ओपन करके देखा, तो उसके अंदर तो एक बुद्धि पिल थी, जो कि मास्टर डियाब्लो ने ज़ावियन के लिए तैयार करी है। और वो ज़ावियन को बताता है कि ये बुद्धि पिल तुम्हारे एंशिएंट बुद्धि हार्ट को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगी। यानी कि मास्टर डियाब्लो ने जो एंशिएंट बुद्धि सीड्स लिए थे, वो भी उन्होंने ज़ावियन के लिए ही खर्च कर दिए। ज़ावियन तो ये देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ मास्टर डियाब्लो ज़ावियन को बता रहे थे कि बुद्धि हार्ट और इस बुद्धि पिल का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे चांसेस बानशिंग लेवल में प्रमोट होने की और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। ज़ावियन उनकी बातें सुनते हुए फौरन से इमोशनल हालत में ही यहाँ मास्टर डियाब्लो के सामने झुकते हुए कहता है कि मास्टर डियाब्लो आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा और मुझे सब कुछ सिखाया, मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका सकता, आप मेरी टीचर ही नहीं बल्कि मेरे फादर की तरह है। ये कहते हुए वो अभी यहाँ मास्टर डियाब्लो के सामने बो डाउन करने ही वाला था, लेकिन मास्टर डियाब्लो ज़ावियन को पकड़ते हुए फौरन से उसे खड़ा करते हुए कहते हैं कि तुम्हें ये सब करने की अब कोई जरूरत नहीं। साथ ही साथ मास्टर डियाब्लो थोड़ी सी निराश भी लग रहे थे। वो कहते हैं कि अफसोस की बात तो यह है कि मैं ये सिर्फ 8 कलर पिल थंडर वाली ही बुद्धि पिल क्रिएट कर पाया। अगर ये 9 कलर थंडर पिल वाली एंशिएंट बुद्धि पिल होती तो ये तुम्हारे और भी जरा काम आ सकती थी। मास्टर डियाब्लो के मुंह से ये सारी बातें सुनकर ज़ावियन उन्हें शांत कराते हुए नीचे की तरफ बिठाकर कहता है कि प्लीज आप ये सब मत सोचिए। ज़ावियन की ये बात सुनकर मास्टर डियाब्लो ज़ावियन से सवाल करते हुए पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी कल्टिवेशन कैसी जा रही है, क्या तुम्हें कोई प्रोग्रेस महसूस हुई? जिस पर ज़ावियन अफसोस के साथ जवाब देते हुए कहता है कि मुझे लगा था कि जैसे मैंने पहले अपने लेवल्स को ब्रेक थ्रू किया है, इस बार भी बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन इस बार सब अलग है। चाहे मैं जितना ही अपनी माइंड को शांत क्यों ना कर लूं और अपनी फिजिकल बॉडी को कितनी ही एनर्जी प्रोवाइड क्यों ना कर लूं, लेकिन फिर भी मैं उस लिमिट को टच ही नहीं कर पा रहा जहां से मैं उस बैरियर को तोड़ सकूं। ज़ावियन की मुझसे ये सारी बातें सुनकर मास्टर डियाब्लो उसे दिलासा देते हुए कहते हैं कि तुम अच्छे से जानते हो कि मैंने भी काफी लंबे अरसे बाद ही इस बैरियर को तोड़ा था और बानशिंग लेवल में प्रमोट हुआ, जबकि तुम तो अभी जवान हो। अगर तुम
अभी के लिए फेल भी हो जाते हो तो फिक्र मत करना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अभी काफी लंबी है। आने वाले फ्यूचर में तुम्हें और भी कई सारे मौके मिलेंगे जिसमें यकीनन तुम इस बैरियर को पार करते हुए ब्रेक थ्रू कर लोगे। मगर दूसरी तरफ ज़ावियर उनकी ये बातें सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि अगर मुझे प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करना है तो मुझे हर हाल में इस बैरियर को तोड़कर बांशिंग लेवल में प्रमोट होना ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां ज़ावियर क्लोज डोर कल्टीवेशन के लिए जाने वाला था। वो जाने से पहले मास्टर डियाब्लो, क्वीन मेडुसा और पॉइजन गर्ल से कहता है कि अब यान अलायंस और स्टार फॉलिंग पवेलियन की जिम्मेदारी आप लोगों के हाथों में है। जिस पर मास्टर डियाब्लो ज़ावियर को जवाब देते हुए कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, बस तुम सिर्फ अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दो। वैसे भी मेरे साथ देने के लिए मिस किनलिन, पॉइजन गर्ल और क्वीन मेडुसा है ना, जो कि कोई आम औरतें नहीं बल्कि काफी ज्यादा ताकतवर है। जो सब सुनकर तो ज़ावियर भी खुश हो जाता है, मगर जाने से पहले अचानक उसको याद आया और वो यहाँ पर हानफिंग की सोल की शीशी बाहर की तरफ निकालते हुए मास्टर डियाब्लो को बोलते हुए कहता है, मास्टर डियाब्लो, इस शीशी के अंदर हानफिंग की सोल मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि आप हर हाल में उससे अपना बदला ले। यहाँ पर हानफिंग की सोल के बारे में सुनकर तो मास्टर डियाब्लो भी एक लंबी सांस लेते हुए वो शीशी अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद ज़ावियर यहाँ पर इन सब लोगों को अलविदा करते हुए क्लोज डोर कल्टीवेशन के लिए वहां से जाने लगा, जहाँ पर रास्ते में जाते वो अपने मन में कह रहा था कि अभी मेरे फादर यहाँ पर हाल ऑफ सोल की कैद में है। पता नहीं किस्मत क्या होगी, लेकिन हाँ ये तो जरूर है कि हाल ऑफ सोल के साथ हमारी एक बहुत बड़ी जंग आने वाली है, जिसके लिए मुझे हर हाल में खुद को ताकतवर करना होगा। और ये कहती है ज़ावियर उस केव के अंदर चला गया, जिसका दरवाजा बाहर से बंद हो जाता है। ज़ावियर के जाने के बाद उसके दोस्त भी वापस पलट चले, जबकि मास्टर डियाब्लो अपने रूम में आ चुका था। वो यहाँ पर उसी शीशी की तरफ देख रहा था, जहाँ उनकी आवाज में गम साफ साफ दिखाई दे रहा था। यहाँ वो शीशी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हानफिंग, क्या इतने सालों में कभी भी तुम्हें क्या अफसोस महसूस हुआ? तुम वो बच्चे थे जिससे मैं उस तबाही की रात मरता हुआ नहीं देख सकता था। मैंने तुम्हें बचाकर अपने साथ रख लिया। कई सालों तक मैंने तुम्हारा ख्याल रखा, साथ ही साथ तुम्हें वो तलवार दी जिससे तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। मैंने तुम्हें तुम्हारी कल्टीवेशन में मदद की, पिल्स रिफाइन करना सिखाया। मैंने वो तुम्हारे लिए सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। बदले में मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि मैंने जो तलवार तुम्हें तुम्हारी हिफाजत करने के लिए दी थी, तुम उसी तलवार का इस्तेमाल करते हुए मेरी ही पीठ पर खंजर खोप दोगे। अब वक्त आ चुका है कि हम अपने टीचर डिसाइपल के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। ये कहते हुए मास्टर डियाब्लो ने हानफिंग की सोल को बाहर की तरफ बुलवा लिया, जहां वो बाहर की तरफ आते हुए डरते डरते कह रहा था कि ज़ावियर प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। तभी मास्टर डियाब्लो हानफिंग का नाम लेते हैं, जो सुनकर जब हानफिंग सामने की तरफ देखता है तो मास्टर डियाब्लो सामने मौजूद थे। वो उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि टीचर, ये तो आप है, आपकी जान बच गई है, साथ ही साथ आपने पूरी तरीके से खुद को रिकवर भी कर लिया है। ये तो कमाल की बात है। फिर हानफिंग को अपने धोखे के बारे में याद आया, इसलिए वो मास्टर डियाब्लो से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस वक्त मुगु की बातों में आ गया था। उस कमीने ने मुझे इतना अंधा कर दिया था कि मैं कुछ भी देख नहीं पाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी। जो सुनकर मास्टर डियाब्लो यहाँ पर हानफिंग से कहता है कि अगर तुम अभी भी हमारे टीचर और स्टूडेंट के बॉन्ड की थोड़ी भी इज्जत करते हो तो अपने आप को अभी के अभी जान से मार डालो। ये सुनकर हानफिंग जवाब देते हुए कहता है कि क्या कहा आपने? आप चाहते हो कि मैं खुद को कम्प्लीटली खत्म कर दूं? आप आखिर ऐसा कैसे कह सकता हूँ? मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप खुद जानते हो कि ये दुनिया सिर्फ ताकतवर लोगों की है। अगर मुझे इस दुनिया में सर्वाइव करना था तो उसके लिए तो मुझे ताकतवर होना था, और ताकतवर होने के लिए मुझे फ्लेम मंत्र टेक्निक चाहिए थी, जिसका रास्ता आपने मेरा रोका। मास्टर डियाब्लो तो बस खामोशी के साथ उसकी बातें सुन रहा था, जबकि हानफिंग गुस्से होते हुए कहता है कि अभी चूंकि वैसे भी ज़ावियर यहाँ पर नहीं है तो मैं आपका किस्सा यहीं पर खत्म कर देता हूँ। वैसे भी मुझे मुगु ने ये स्पेशल टेक्निक सिखाई थी और आखिरकार मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये कहती है हानफिंग ने फन से हवा में जम करके एक टेक्निक एक्टिवेट करना शुरू कर दी। यहाँ पर हानफिंग जब उस इवल टेक्निक को एक्टिवेट कर रहा था, दूसरी तरफ मास्टर डियाब्लो तो निराशा से सर हिला रहे थे, जैसे कि उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी। यहाँ पर हानफिंग अपनी उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मास्टर डियाब्लो पर हमला करते हुए कहते हैं कि बुढ़ाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर मास्टर डियाब्लो कहता है कि तुम अभी भी जिद्दी और बेवकूफ हो। और ये कहती मास्टर डियाब्लो ने सिर्फ एक ही हाथ के इशारे से यहाँ पर हानफिंग की सोल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, जिस पर हानफिंग दर्द से चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे मालूम नहीं था कि आप बांशिंग लेवल में पहुंच चुके हो। और इसी के साथ यहाँ पर हानफिंग का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। यहाँ पर पुराने डिसाइपल की जान लेने के बाद मास्टर डियाब्लो ज़ावियर को भी देखने के लिए आते हैं, जो कि क्लोज डोर के अंदर बैठकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। ज़ावियर पूरी कोशिश कर रहा था बुद्धि हड को रिफाइन करने की। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा, पॉइजन गर्ल और मिस किनलिन भी अपनी कल्टीवेशन को जारी रखती है, जबकि सीजन पर सीजन लगातार बदलता रहा। कई महीने गुजर चुके थे। स्टार फॉलिंग पवेलियन के बाकी के डिसाइपल और एल्डर्स भी अपनी तैयारियों में लग चुके थे। सब कुछ इसी तरह से चलता रहा। मास्टर डियाब्लो कई महीनों तक ज़ावियर के बाहर आने का इंतजार करते रहे, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बंद दरवाजे के अंदर भी ज़ावियर कल्टीवेशन करते हुए
धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गया था। अब यहाँ कुछ और दिन भी गुजर जाते हैं। अचानक से हम देखते हैं कि ज़्यामियन के दोस्त मास्टर डियाब्लो के पास आ गए थे, जहाँ पर पॉइजन गर्ल मास्टर डियाब्लो को बताती है कि अभी अभी हमें गू क्लैन से एक खबर आई है, जिस खबर के मुताबिक 8 एंशिएंट क्लैंस में से जो एंशिएंट लिंक क्लैन था वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है। उनका कोई भी डिसेंडेंट तक नहीं बचा और ये काम किसने किया है ये भी कोई नहीं जानता। इवन कि मिस किनलिन बताती है कि फ्लावर सेट को इस बात की खबर कुछ दिनों पहले ही मालूम हो चुकी थी, जबकि बाकी के पूरे सेंट्रल प्लेन को अभी ये खबर मिल रही है। क्वीन मेडुसा ये सुनकर हैरान होते हुए कहती है कि पूरा की पूरा लिंक क्लैन गायब हो चुका है, जो कि एक एंशिएंट क्लैन था, और उनके गायब होने की खबर आखिर इतनी देर बाद सेंट्रल प्लेन में कैसे फैल रही है। ये सुनकर मास्टर डियाब्लो जवाब देते हुए कहता है कि अगर बिना किसी खबर के एक पूरे के पूरे एंशिएंट क्लैन को गायब कर दिया जाए तो ये कोई मामूली काम नहीं, इसे सिर्फ एक दूसरा एंशिएंट क्लैन ही कर सकता है। जिस पर मास्टर टियान हो जवाब देते हुए कहते हैं कि कहीं ये हुन क्लैन का काम तो नहीं। जिस पर मास्टर फेंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, हुन क्लैन जो कि हॉल ऑफ सोल को बैक कर रहा है, मुझे लगता है कि ये उन दोनों का ही काम होगा, क्योंकि हॉल ऑफ सोल की इन्फ्लुएंस भी लगातार सेंट्रल प्लेन में फैलती जा रही है और मुझे लगता है कि हॉल ऑफ सोल जल्दी कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। ये सुनकर मास्टर डियाब्लो परेशान होते हुए कहता है चूंकि अब सिचुएशन इस तरह से बदल चुकी है, अब तो इस मौके का फायदा हॉल ऑफ सोल भी उठाने की कोशिश करेगा और उनका सबसे पहला टारगेट स्टार फॉलिंग पवेलियन ही हो सकता है। इसलिए उन सबके हम तक पहुंचने से पहले ही हम सब लोगों को तैयार होना होगा। यहाँ पर मास्टर डियाब्लो को इस तरह से परेशान देखकर बाकी के सब लोग भी हमें सर हिलाते हैं। इसके बाद कुछ दिनों बाद हम लोग यहाँ पर स्टार फॉलिंग पवेलियन का एक और बेस देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि स्टार फॉलिंग पवेलियन के डिसाइपल्स धीरे धीरे करके कुछ एयरशिप्स को लोड कर रहे थे। तभी एक एल्डर भी वहाँ पर आ गया, जो कि उन डिसाइपल से कहता है अब चूंकि ये एयरशिप्स लोड हो चुकी है इसलिए जाकर आराम कर लो, क्योंकि वैसे भी हम लोगों को कल सुबह सुबह ही यहाँ से वार्म होल का इस्तेमाल करते हुए स्टार फॉलिंग पवेलियन की तरफ निकलना है, ताकि सेक्ट मास्टर ने हमसे जो क्रिस्टल्स मंगवाए थे हम वो वक्त पर वहां पहुंचा सके। यहाँ पर उस एल्डर की ये बात सुनकर सारे के सारे डिसाइपल्स हमें जवाब देते हैं। यहाँ भी ये सब चल ही रहा था कि तभी अचानक यहाँ पर उस एल्डर को हवा में कुछ इन्फ्लुएंस महसूस हुई, जिसे महसूस करती वो फन से हवा में आकर कहता है कि कौन है वहां पर, जिसने हमारे स्टार फॉलिंग पवेलियन की टेरिटरी के अंदर घुसने की कोशिश की। यहाँ पर वो एल्डर अभी ये कह ही रहा था कि तभी अचानक उसके सामने एक बहुत बड़ा स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिस पोर्टल के अंदर से यहाँ पर कई सारी फॉर्मेशन एक साथ बाहर की तरफ आ चुकी थी और वो फॉर्मेशन यहाँ पर नीचे की तरफ मौजूद स्टार फॉलिंग पवेलियन के डिसाइपल और एल्डर्स पर अटैक्स करना शुरू कर देती है, जो अटैक्स वहां पर मौजूद एयरशिप्स को तबाह करने लगे और साथ ही इन अटैक्स की वजह से कई सारे स्टार फॉलिंग पवेलियन के डिसाइपल्स भी जान से मारे जाते हैं। यह ये काम किसने किया है ये तो किसी को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक एल्डर वहां पर दूसरे एल्डर से कहता है कि फौरन स्टार फॉलिंग पवेलियन ये पैगाम पहुंचवा दो कि हमारे टियानजिंग माउंटेन रेंज कैंप पर हमला हो चुका है। यहाँ ये बात सुनती वो एल्डर तीसी के साथ वहां से उड़ते हुए स्टार फॉलिंग पवेलियन की तरफ रवाना होना शुरू हो गया था, मगर तभी अचानक उसके सामने भी एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो गया, जिसके अंदर से एक ब्लडी स्लैश अटैक तीसी के साथ बाहर की तरफ आते हुए यहाँ पर उस एल्डर से टकराकर उसकी जान ले लेता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस अटैक के बाद वहां से एक आदमी भी धीरे धीरे निकलता हुआ बाहर की तरफ आ रहा था। साथ ही साथ वो आदमी कह रहा था कि स्टार फॉलिंग पवेलियन ने पिछले कई अरसे से मेरे प्रोफाउंड स्काई सेक्ट और फ्लावर सेट के मामलों में कई बार टांगे अड़ाई, जो चीजें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और अब चूंकि मौका आ चुका है तो क्यों ना सबसे पहले स्टार फॉलिंग पवेलियन को ही डिस्ट्रॉय किया जाए। यहाँ वो आदमी गुस्से के साथ ये सब कह रहा था और हमें जानने को मिलता है कि इस आदमी का नाम टियानमिंग है, जो कि ग्रैंड एल्डर ऑफ प्रोफाउंड स्काई सेक्ट है। यहाँ जब टियानमिंग ने ये सारी तबाही मचा दी थी तो थोड़ी देर में हम देखते हैं कि मास्टर गोयो भी वहां पर आ गया था, जो कि टियानमिंग की तारीफें करते हुए कहता है कि ब्रदर टियानमिंग, तुम तो वाकई में काफी सारा टैलेंटेड हो, तुमने काफी आसानी के साथ स्टार फॉलिंग पवेलियन के कई सारे एक्सटर्नल स्पेस वार्म होल को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और तुम्हारे प्लान का तो जवाब नहीं, चूंकि तुमने ये सारे के सारे वार्म होल्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं तो अब तो स्टार फॉलिंग पवेलियन अपने लिए मदद भी नहीं मंगवा पाएगा। यहाँ ये सारी बातें सुनकर मास्टर टियानमिंग भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहते हैं कि सारी बात का क्रेडिट मुझे मत दो, तुम्हारी हॉल ऑफ सोल का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, तुम लोगों के बगैर अकेले में ये सब नहीं कर सकता था, और वैसे भी स्टार फॉलिंग पवेलियन ने पिछले कई सालों में अपने कई सारे दुश्मन बना लिए हैं, जो सभी ये बातें जानने के बाद मेरे प्रोफाउंड स्काई सेट का साथ देंगे ताकि वो अपने दुश्मन से बदला ले सके। इस तरह से स्टार फॉलिंग पवेलियन हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। जो सुनकर तो मास्टर गोयो ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। यहाँ पर मास्टर टियानमिंग मास्टर गोयो से कहता है चूंकि हॉल ऑफ सोल की दुश्मनी भी स्टार फॉलिंग पवेलियन के साथ है, तो मुझे लगता है कि जब हम लोग स्टार फॉलिंग पवेलियन पर हमला करें तो तब तुम भी हमारे साथ हो। इस पर मास्टर गोयो मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि मास्टर टियानमिंग बस सिर्फ लीड संभाले, आपको तो परेशान होने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा हॉल ऑफ सोल हमेशा आपको फुली सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ये सुनकर तो मास्टर टियानमिंग खूनखार नजरों के साथ स्टार
फॉलिंग पवेलियन की तरफ देखने लगा, जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ स्टार फॉलिंग पवेलियन पर आ जाता है, जहां पर मास्टर फेंग परेशान होते हुए मास्टर डियाब्लो को रिपोर्ट करते हुए बता रहे थे कि एक न्यू अलायंस क्रिएट हुई है जिसका नाम है डार्क रिवर अलायंस, और उन्होंने हमारे स्टार फॉलिंग पवेलियन के कई सारे ब्रांचेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। यहाँ इस डार्क रिवर अलायंस का नाम सुनकर तो मास्टर डियाब्लो भी हैरान हो गए थे। दूसरी तरफ मास्टर फेंग बताता है कि इस डार्क रिवर अलायंस का लीडर है मास्टर टियानमिंग, जो कि ग्रैंड एल्डर ऑफ प्रोफाउंड स्काई सेक्ट भी है। इवन मैंने तो सुना है कि इस अलायंस में उसका साथ आइस रिवर वैली वाले और साथ ही साथ फेंगली पवेलियन वाले भी दे रहे हैं। यहाँ ये सारे नाम सुनकर तो मास्टर डियाब्लो समझ गया था कि ये सारे के सारे तो हमारे दुश्मन हैं, जिनसे पास में भी हमारी फाइट्स हो चुकी है, और इसका सिर्फ एक ही मतलब बनता है कि हमारे सारे के सारे दुश्मन इकट्ठा होकर हमें तबाह करना चाहते हैं। मुझे पूरी यकीन है कि इनके पीछे हाल ऑफ सोल ही होगा। यहाँ पर मास्टर डियाब्लो अभी ये सब कह ही रहे थे कि तभी अचानक वहाँ पर कुछ हलचल होना शुरू हो गई। जिस हलचल को महसूस करके ऐसा लग रहा था कि शायद किसी ने आखिरकार स्टार फॉलिंग पवेलियन पर भी हमला बोल दिया है। ये महसूस करके मास्टर फेंग और मास्टर डियाब्लो भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे कि वो एक दूसरे को बताना चाहते हो कि जंग का समय आ गया। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।